A very good morning students. Students, last class में हमने नेफ्रॉन विच इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, उसका स्ट्रक्चर एंड उसके दो टाइप्स पढ़े. आइए आज हम पढ़ेंगे एक्चुअली हाउ ब्लड बिकम्स यूरिन. सो वील टुडे रीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में से, इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है हमें. यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में 3 स्टेप्स टेक्स प्लेस. व्हाट आर दीज 3 स्टेप्स? लेट अस राइट डाउन. नंबर 1 इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी के थ्रू होगा, सो इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो द फर्स्ट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. हम एक एक करके तीनों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे ब्लड फिल्टर होकर यूरिन फॉर्म करता है. नाउ द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, और इसे कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. क्यों कहते हैं वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे. सो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इज द सेकेंड स्टेज. And third step is called tubular secretion. Tubular secretion. So these are the 3 steps जिनसे गुजर के finally blood will become urine. So let us write down here that blood is filtered to form urine. तो क्वेश्चन आता है यूरिन किस फ्लूइड से बना है? ब्लड से. ब्लड ही कन्वर्ट होगा यूरिन में. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल दी स्टेप्स वन बाय वन. लेट अस फर्स्ट राइट डाउन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. नाउ व्हाट हैपेंस? फिल्ट्रेशन मतलब किसी भी चीज का छाना जाना, छन्ना, फिल्टर होना, इतना हम समझते हैं. अब क्या फिल्टर हो रहा है? ब्लड फिल्टर हो रहा है. कहाँ से फिल्टर हो रहा है आइए समझें. सपोज दिस इज द बोमन कैप्सूल अगेन, और ये बोमन कैप्सूल जो है ये पोडोसाइट्स का बना हुआ है, हम पढ़ चुके हैं. इसकी जो इनर लेयर है, सो इस तरह से ये पोडोसाइट है 1 2 3, और बीच बीच में इसमें फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं लाइक दिस. और फिर ये इसकी आउटर पेराइटल लेयर है, हम पढ़ चुके हैं, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है, एंड देन इट विल कंटिन्यू इनटू पीसीटी. ऑलराइट. नाउ ऊपर से यहां से आफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर आ रहा है, और आफरेंट आर्टीरियोल ब्रेक हो रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, और फिर ये यहाँ से ब्लड वापस जाएगा इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू. सो दिस इज आफरेंट आर्टीरियोल. वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर. दिस इज द इफरेंट आर्टीरियोल. ऑलराइट. एंड दिस इज द कैपिलरी बेड. Which capillary? Glomerulus or glomerular capillary bed. Now, ये podocytes हैं. These are the podocytes. ये न्यूक्लियस बना देते हैं, और इनके बीच बीच में जो गैप्स हैं, these are the filtration slits or the slit pores. अब जो फिल्ट्रेशन होगा वो ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल की जो कैविटी है, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो कैविटी है वहां पर आना है. नंबर 1 पॉइंट. यानी कौन कौन सी लेयर्स फिल्टर करेंगी? एक तो बोमन कैप्सूल्स, ग्लोमेरुलस, एंड देन दिस पूरा लेयर, इसके थ्रू फिल्ट्रेशन होना है. और जो बोमन कैप्सूल की इनर लेयर है और कैपिलरी, ये कैपिलरी है, कैपिलरी की वॉल किसकी बनी होती है? अगेन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं. इसके बीच में इधर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. हम जानते हैं एपिथेलियम के नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. यानी
जो ब्लड है उसे जो फिल्टर होना है वो किसके थ्रू होना है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होना है। सो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 लेयर्स हो गई स्टूडेंट्स। कौन कौन सी? इट हैज़ 3 लेयर्स। लेट मी राइट डाउन 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स हो गई? एक, अब हम इसको सिंपल बना लेते हैं। जैसे सपोज ये कैपिलरी खोल दी हमने, तो इसमें क्या है, फ्लैट सेल्स हैं, एंडोथीलियम है, और इसके जो फ्लैट सेल्स हैं इनके बीच बीच में भी स्टूडेंट्स स्लिट्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, लाइक दिस। ऑलराइट, बीच में भरी हुई है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर आएगी पोडोसाइट्स की लेयर, लाइक दिस। इनमें भी बीच बीच में क्या है, स्लिट्स हैं। सो यानी जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसकी 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी की एंडोथीलियम, और इसमें बीच बीच में छेद हैं, यानी कि ये फेनेस्ट्रेटेड है। सो फर्स्ट इज एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और ग्लोमेरुलस एक ही बात है। और ये कैसी है स्टूडेंट्स, ये है फेनेस्ट्रेटेड, यानी इसमें बीच बीच में ओपनिंग्स हैं। दिस इज द फर्स्ट लेयर। ऑलराइट, लेट मी लेबल दिस वन इज द फर्स्ट लेयर, ए। नाउ बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो हमेशा एपिथेलियम के नीचे मिलती है। सो दिस इज बी। नाउ थर्ड लेयर, थर्ड लेयर है स्टूडेंट्स बोमन कैप्सूल की इनर विसरल लेयर, जो पोडोसाइट्स की बनी हुई है। सो वी कैन राइट दैट द थर्ड लेयर इज द विसरल एपिथेलियम और विसरल लेयर, विसरल एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। और ये बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स विथ फिल्ट्रेशन स्लिट्स, इनके बीच बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट्स। सो दिस इज द थर्ड लेयर, एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, पोडोसाइट्स की बनी हुई। सो दिस वन इज द थर्ड लेयर, पूरा दिस एंटायर इज द थर्ड लेयर। सो दिस इज द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यानी ब्लड जो है वो कैपिलरी की एंडोथीलियम से फिल्टर होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर ये जो बीच बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं इनको क्रॉस करके और इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ पे इट विल कम। ठीक है, अब ये फिल्ट्रेशन होने के लिए एक प्रेशर चाहिए, तभी ये फिल्टर होगा। तो वो कौन से प्रेशर्स हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस ब्लड विल बी फिल्टर्ड नाउ। इसे अंडरस्टैंड करने के पहले हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर की। फिल्ट्रेशन प्रेशर्स 3 हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से? सो प्रेशर रेगुलेटिंग filtration. Now what will happen? Try to understand. स्टूडेंट्स, अगर आप नोट करें, सपोज ये मैंने वापस एक ग्लोमेरुलस क्विकली बनाया, सॉरी बोमन्स कैप्सूल, अब मैं इसको फेनेस्ट्रेटेड नहीं बना रही हूँ अभी। ये आफ्रेंट आर्टीरियोल है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ये इफ्रेंट आर्टीरियोल है। नाउ अगर आप ध्यान दें तो हर डायग्राम में, आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि मैंने बताया नहीं आपको, हर डायग्राम में हमने आफ्रेंट आर्टीरियोल को थोड़ा चौड़ा बनाया है और इफ्रेंट आर्टीरियोल को थोड़ा नैरो बनाया है। ये क्यों करा है हमने? ताकि जब यहाँ से ब्लड आया और यहाँ ये नैरो है, यानी जितना ब्लड आ रहा है अब एकदम से ब्लड जा नहीं पा रहा, यानी ब्लड कुछ देर यहाँ पे ठहरेगा, और जब ब्लड यहाँ पे ठहरेगा तो उस पर एक प्रेशर है उसके पास, वो जो फ्लोइंग ब्लड का प्रेशर है, उस प्रेशर के कारण वो इन स्लिट्स पोर्स के थ्रू नीचे आ जाएगा।
जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं इनमें नॉर्मल कैपिलरी से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल कैपिलरीज में अराउंड 35 मिलीमीटर मर्करी का प्रेशर होता है, बट यहाँ पर अराउंड 60 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्मली कैपिलरी किससे बनती है? आर्टरी, आर्टीरियोल, फिर कैपिलरी बनती है, फिर वेन्यूल में ज्वाइन करती है। सो नॉर्मली आर्टरी और वेन्यूल, आर्टीरियोल और वेन्यूल के डायमीटर में इतना डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए जो कैपिलरी है उसमें करीब 35 मिलीमीटर मर्करी का प्रेशर रहता है। बट यहाँ पे आर्टीरियोल, आफ्रेंट आर्टीरियोल काफ़ी चौड़ा है और इफ्रेंट आर्टीरियोल पतला है, यानी कि जो कैपिलरी है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए ग्लोमेरुलर कैपिलरी को हाई प्रेशर कैपिलरी बेड कहते हैं। और ये प्रेशर कौन प्रोवाइड कर रहा है? वही जो ब्लड इसमें फ्लो होकर आ रहा है, उस ब्लड का खुद का हम जानते हैं, ब्लड हमेशा ब्लड वेसल की वॉल पे एक प्रेशर डालता है, ये उसी प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट प्रेशर इज द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड भरा हुआ है और वो कुछ देर ठहर रहा है ग्लोमेरुलस में आकर, क्यों? क्योंकि ये वाइड है, ये नैरो है, उसके कारण जो प्रेशर है वो इस ब्लड को नीचे जो छेद हैं उनमें से धक्का देगा। इट इज कमिंग लाइक दिस एंड इट विल कम आउट लाइक दिस। ऑलराइट, सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वी कैन राइट दैट इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड flowing in glomerulus, and this is about 60 millimeter mercury, और ये ऑलमोस्ट डबल है नॉर्मल के। लेट अस जस्ट राइट डाउन, इट इज हाई प्रेशर कैपिलरी बेड। जो ग्लोमेरुलस है दैट इज हाई प्रेशर कैपिलरी बेड, ग्लोमेरुलस। एंड वाई दिस हैपन्स, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज बिकॉज आफ्रेंट आर्टीरियोल इज वाइडर, यानी इसका डायमीटर ज्यादा है, वाइडर दैन इफ्रेंट आर्टीरियोल। अगर ये दोनों का डायमीटर बराबर होता तो इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता कि ये फिल्टर हो पाए। So this is commonly asked students that why this happens, why this is a high pressure capillary bed, very very important, because afferent arteriole is wider। इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ब्लड ज़्यादा आ रहा है, निकल कम पा रहा है, तो कुछ देर ठहरेगा। हाइड्रोस्टैटिक कहाँ ठहरेगा? ग्लोमेरुलस में ठहरेगा और एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा ताकि फिल्ट्रेशन हो। सो दिस प्रेशर प्रमोट्स फिल्ट्रेशन, ये हेल्प करेगा फिल्ट्रेशन में, इट प्रमोट्स फिल्ट्रेशन। नाउ मेनली प्लाज्मा फिल्टर होता है क्योंकि स्लिट्स जो है ये बहुत छोटी छोटी हैं, और क्योंकि ये स्लिट्स छोटी छोटी सी हैं तो इसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये फिल्टर नहीं हो पाते। प्लस जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो वो भी फिल्टर नहीं हो पाते। तो बेसिकली क्या चीज़ फिल्टर हो रही है? प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, that it promotes filtration, this pressure, ये हेल्प कर रहा है। now what happens, यहाँ पे जो भी ब्लड भरा हुआ है इसको यहाँ आने में ये हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है इसे हमने GHP कह दिया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेट मी राइट GHP, विच इज 60 मिलीमीटर मर्करी, फर्स्ट प्रेशर। अब क्या होगा? जो ये ब्लड आ रहा है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो इसको एक ऑस्मोलैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस ब्लड को, एक सॉल्यूट है वो, और ये सॉल्यूट इसे रोकेगा फिल्टर होने से, दिस कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द सेकेंड प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड कोलॉइड। कोलॉइड मतलब ये सॉलिड पार्टिकल्स, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जो इस फिल्ट्रेशन को रोकेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है ब्लड में तो वो रोकेगा। सो ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे कई बुक्स में सिर्फ कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी लिखा रहता है, सो BCOP। एंड ये प्रेशर किसके कारण है स्टूडेंट्स? दिस इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स।
जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं एंड दिस विल रेजिस्ट फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन होने से रोकेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रेजिस्टिंग। कितना होता है? ये होता है 30 to 32 मिलीमीटर मर्करी। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी यहीं पर इसी कैपिलरी में प्रोटीन्स के कारण सेकेंड प्रेशर फॉर्म हो रहा है, सेकेंड प्रेशर विच इज अबाउट 30 to 32 मिलीमीटर मर्करी। नाउ द थर्ड प्रेशर। अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी जैसे ये ब्लड आया, इस प्रेशर ने तो इसे नीचे धक्का दिया, ये प्रेशर इसे रोक रहा है, लेकिन अभी भी ज़्यादा कौन सा है? ये 60 वाला, यानी ब्लड फिल्टर होगा। पर ऑलरेडी कुछ फिल्ट्रेट यहाँ पहले से भी जमा है, ये फिल्ट्रेट जो है वो भी तो रोकेगा और आने से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी है तो जो और है उसको आने से रोकेगा। सो ये जो फिल्ट्रेट है ये कहाँ प्रेजेंट है? बोमन कैप्सूल में भरा हुआ है। सो दिस इज कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो द थर्ड इज कैप्सूलर, ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, ये कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज CHP। वो GHP था, ये CHP है। ये क्या है? दिस इज द प्रेशर exerted by filtrate in Bowman capsule, exerted by filtrate in Bowman capsule। ऑलरेडी कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट है ये भी क्या कर रहा है? रोक रहा है। सो दिस ऑल्सो रेजिस्ट फिल्ट्रेशन एंड दिस इज अबाउट 10 to 18, अलग अलग बुक्स में थोड़ी थोड़ी इसकी वैल्यू डिफरेंट दी होती है। सो इट इज 10 to 18 मिलीमीटर मर्करी। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो है ये तो प्रमोट कर रहा है, धक्का दे रहा है, और ये दोनों जो हैं ये रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ऑलराइट, सो ये जो फिल्ट्रेट है this will exert the third pressure, that is capsular hydrostatic pressure, and it is about 10 to 18 millimeter mercury। लेकिन अभी भी धक्का देने वाला ज़्यादा बड़ा है, 60। ये दोनों को अगर हम मैक्सिमम वैल्यूज़ को भी ऐड कर लें 32 एंड 18 तो भी 50 होता है। यानी कि नेट प्रेशर जिसके साथ ये ब्लड फिल्टर होगा वो कितना होगा? 60 माइनस 32 प्लस 18। सो दीज आर द थ्री प्रेशर्स। पहला जो फ्लोइंग ब्लड का प्रेशर है 60 मिलीमीटर, ये नॉर्मल कैपिलरी से ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि आफ्रेंट आर्टेरियोल इज वाइडर दैन इफरेंट आर्टेरियोल। सेकेंड प्रेशर, जो इस ब्लड में प्रोटीन्स आ रहे हैं वो इस फिल्ट्रेशन को रोकेंगे, दिस इज ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP। थर्ड, जो ऑलरेडी कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट फिल्ड है वो इसको रोकेगा, दैट इज कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो द नेट प्रेशर विल बी दिस माइनस दीज टू। You note this down and then we'll write about it. So students, these are the three pressures and now let's see what is the net filtration pressure, जिससे जिस प्रेशर के साथ ब्लड फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल में आएगा। So let's talk about the net or effective filtration pressure। जो प्रेशर प्रमोट कर रहा है, यानी कि वी कैन से द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, माइनस जो प्रेशर्स रेजिस्ट करवा रहे हैं, जो फिल्ट्रेशन होने से रोक रहे हैं, कौन कौन से? ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो दिस इज द फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। दैट मीन्स इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर NFP और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP। दिस विल बी 60 माइनस 32 प्लस 18, दैट इज 10। और एक रेंज की अगर हम बात करें सो 10 to 12 मिलीमीटर मर्करी। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग है स्टूडेंट्स, कहीं पे 10 to 12 है, कहीं 10 to 15 है। हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक ही ऑप्शन होगा जो इस रेंज का दिया होगा।
दिस इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, कौन सा प्रेशर कितना है, नेट कितना है। यानी इस प्रेशर के साथ ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरी से होता हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ पोडोसाइट्स के बीच में जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं उनसे होता हुआ कैप्सूल के अंदर आ जाएगा ताकि वो आगे फ्लो कर सके। नाउ ये तो हमने प्रेशर की बात की। अब हम बात करते हैं कितना ब्लड, कितना लीटर ml ब्लड एक्चुअली फ्लो करेगा। स्टूडेंट्स, इसको समझने के पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। दैट इज, हम जानते हैं कि हार्ट से जो लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट ब्लड पंप करता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं, और वो 5 लीटर होता है। यानी 5 लीटर ब्लड हर मिनट हार्ट पूरी बॉडी में पंप कर रहा है। उस 5 लीटर का अराउंड 20 to 25% पार्ट जो है वो किडनी को सप्लाई होता है, कुछ पार्ट ब्रेन को सप्लाई होगा, कुछ पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई होगा, ऑल ओवर द बॉडी इट विल बी सप्लाइड। किडनी रिसीव्स 20 to 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट किडनी रिसीव्स, बोथ किडनीज की बात कर रहे हैं हम, दोनों किडनीज टोटल मिला के, बोथ किडनीज रिसीव्स 25% अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट पर मिनट। ये सब पर मिनट होता है, कार्डियक आउटपुट भी पर मिनट है। यानी कि अगर 5 लीटर का 25% निकाले हम, अप्रॉक्सीमेटली 1100 to 1200 ml पर मिनट दोनों किडनीज को, दोनों को टोटल, एक की बात नहीं कर रहे हैं, इतना ब्लड पहुंच रहा है। कौन लेकर आ रही है? रीनल आर्टरी लेकर आ रही है। अब हम जानते हैं कि ब्लड जो है वो 55% प्लाज्मा का बना हुआ है और 45% उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। यानी अगर हमें सिर्फ इसमें प्लाज्मा निकालना है कितना पहुंच रहा है, तो हम इसका 55% कर दें। इसका 50% कितना होता? 1200 का 650 अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी 600, और 55 निकालना है तो 600 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 650 ml। सो दैट मीन्स अगर हम बात करें कि दोनों किडनीज को पर मिनट प्लाज्मा कितना पहुंच रहा है, तो हमें इसका 55% निकालना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो, RPF। व्हाट इज रीनल प्लाज्मा फ्लो स्टूडेंट? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्लो टू बोथ किडनीज। ये सब कुछ दोनों किडनीज के लिए टोटल बात हो रही है, टू बोथ किडनीज पर मिनट। वही जो रीनल आर्टरी लेकर आ रही है, बोथ किडनी पर मिनट। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों पे क्वेश्चन आता है। कितना होगा ये? इसका 55%, दैट मीन्स 650 ml। इतना पर मिनट प्लाज्मा पहुंच रहा है दोनों किडनीज के पास में, 650 ml पर मिनट। दिस इज द रीनल प्लाज्मा फ्लो विच इज, लेट मी जस्ट राइट ताकि आपको याद रहे, 55% ऑफ 1100 to 1200 ml, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो ब्लड में 55% होता है। नाउ ये जो 650 ml पहुंच रहा है, कहाँ से पहुंच रहा है? नेफ्रॉन के पास, वही आफ्रेंट आर्टेरियोल लेकर जा रहा है। ये जो प्लाज्मा है यही फिल्टर होने वाला है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन ये फिल्टर नहीं होते हैं। इसका सिर्फ 20%, क्योंकि हमारे पास प्रेशर कितना है? 10 mmHg, इतने प्रेशर पर मिनट 20% फिल्टर होता है, और बाकी जो 80% प्लाज्मा है वो इफरेंट आर्टेरियोल से नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में आगे चला जाता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि पर मिनट कितना प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, तो उसे कहेंगे कि ग्लोमेरुलर से कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Let me put 2-3 stars. Direct questions. So what is GFR? It is the amount of plasma filtered by all the nephrons of both the kidneys per minute.
और जितना प्लाज्मा फिल्टर होगा वो जब फिल्टर होके बोमन कैप्सूल में आ जाएगा, अब हम उसको प्लाज्मा नहीं कहते, अब हम उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है। सो इट इज़ नॉट कॉल्ड प्लाज्मा, इट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। यानी हम ये भी कह सकते हैं जितना प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है या जितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है। सो व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? इट इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed, very very important students, amount of filtrate formed by all nephrons, यानी जो 20 लाख नेफ्रॉन्स हैं, दोनों किडनीज, सब कुछ सारे पैरामीटर्स दोनों किडनीज के लिए, अगर सिंगल किडनी के लिए पूछेंगे तो सबको आप हाफ हाफ कर दीजिएगा। ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनीज पर मिनट, ये सब दोनों किडनीज के लिए पर मिनट की हम बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर मिनट बोथ किडनीज ऑल नेफ्रॉन्स। कितना होता है इसका? 20%। अगर ये 600 होता तो 20% कितना होता? 120 ml होता, पर ये 650 है तो 120 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 125 ml पर मिनट। इतना प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है हर मिनट और फिल्ट्रेट बना रहा है। यानी अगर हम पर डे करें, ये 1 मिनट का है, अगर आपको पर आवर करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर पर डे करना है तो और 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये सारे कैलकुलेशंस अगर हम करें तो ये 180 लीटर पर डे होता है, यानी एक दिन में 180 लीटर प्लाज्मा फिल्टर होता है दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये इसका कितना है? 20% है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर वील राइट अबाउट दिस। सो अगर हम इसका परसेंटेज निकालना चाहें, अगर हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन देखें, कितना फ्रैक्शन है ये, टोटल जो आ रहा है वो 650 ml है, जिसमें से 125 ml फिल्टर हो रहा है। दैट मीन्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इफ वी टॉक? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा दैट इज गेटिंग फिल्टर्ड, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। सो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू जितना फिल्टर हो रहा है अपॉन जितना आ रहा है, यानी GFR अपॉन RPF, और हमें परसेंटेज निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। वी कैन राइट डाउन इट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड इनटू बोमन कैप्सूल through the pura filtration membrane. So if we just solve this, then this will be 125 ml upon 650 ml multiply by 100, that comes out to be 20%. 20% प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, और ये हम बात कर रहे हैं दोनों किडनीज के टोटल नेफ्रॉन से जितना फिल्टर हो रहा है, इतना फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हो गया। नाउ जब ये प्लाज्मा फिल्टर होके बोमन कैप्सूल में आ जाएगा तब हम इसे कहेंगे फिल्ट्रेट। सो द नेक्स्ट इज फिल्ट्रेट। व्हाट इज फिल्ट्रेट? इट इज द प्लाज्मा filtered out, filtered into capsule, Bowman's capsule is known as filtrate. अब हम इसे प्लाज्मा नहीं कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन प्लाज्मा से डिफरेंट है. सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट नाउ. What is the composition of this filtrate? Blood, जिसमें आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, यानी ब्लड सेल्स नहीं है, ये फिल्टर नहीं हो पाते. प्लस जो प्लाज्मा के प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, वो भी फिल्टर नहीं हो पाते नॉर्मली. कोई डिजीज होगी तो फिल्टर होंगे, कोई एबनॉर्मैलिटी होगी. सो दिस इज बेसिकली फिल्ट्रेट. या हम इसको दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं?
एक और फॉर्मूला इसका जो क्वेश्चन पूछते हैं, ब्लड में से ब्लड सेल्स निकल गए तो क्या बचा, प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में से क्या नहीं प्रेजेंट है फिल्ट्रेट में, प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है। सो ये दोनों ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, आइदर दिस और दिस, यानी कि प्लाज्मा का जो कॉम्पोजिशन है वही फिल्ट्रेट का कॉम्पोजिशन होगा। तो अब क्या क्या मिलेगा फिल्ट्रेट में, प्लाज्मा में क्या मिलता है, 90% क्या होता है, वाटर होता है, तो फिल्ट्रेट में पूरा का पूरा वाटर फिल्टर हो जाएगा, सो देयर विल बी वाटर। देन हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा में 9% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें से 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो मिलेंगे, जैसे न्यूट्रिएंट्स, लाइक देयर विल बी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा, दीज न्यूट्रिएंट्स विच वर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड है वही तो एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड में, तो उसमें ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सब मिलेंगे। देन हमने पढ़ा था कि 1% इनऑर्गेनिक पार्ट है जिसमें आयंस होते हैं, वो भी सब प्रेजेंट होंगे, सो इनऑर्गेनिक आयंस विल बी प्रेजेंट, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स एक्सेट्रा। प्लस ब्लड में और क्या होता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ये जो वेस्ट मटेरियल है, सो वेस्ट लाइक, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें ही तो हमें बाहर बॉडी के फेंकना है, यही तो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो अमोनिया बनी होगी वो लिवर में जाके कन्वर्ट हो गई यूरिया में, वो यूरिया ही तो ब्लड के थ्रू आ रही है, तो वही पहुंचेगी किडनीज तक, सो वेस्ट लाइक यूरिया। देन क्रिएटिनिन, अगर आपको याद हो मसल में क्रिएटिन फॉस्फेट से ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रहा था। देन हिप्यूरिक एसिड जो बेंजोइक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बना था, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है, थोड़े से अमाउंट में यूरिक एसिड भी है एक्सेट्रा। सो बेसिकली वेस्ट है, इनऑर्गेनिक आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं एंड वाटर है। इट इज जस्ट लाइक प्लाज्मा बट देयर इज नो प्लाज्मा प्रोटीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं दैट प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एब्सेंट। ऑलराइट, सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट। अब इस पार्ट में हमने ये पढ़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किससे बनी है, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी की एपिथेलियम यानी सिंपल स्क्वैमस एंडोथेलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर बोमन कैप्सूल की जो इनर लेयर है जिसमें पोडोसाइट्स एंड फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है। दिस इज द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्टर होकर जो प्लाज्मा आ रहा है उसे हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं, जो बिल्कुल प्लाज्मा की तरह है एक्सेप्ट द प्रोटीन पार्ट। देन कौन कौन से प्रेशर्स रिस्पॉन्सिबल है वो पढ़े। नेट प्रेशर कितना है जिससे फिल्ट्रेशन हो रहा है 10 to 12 mmHg, और कितना अमाउंट फिल्टर हो रहा है एवरी मिनट 125 ml फ्रॉम बोथ द किडनीज ऑल द नेफ्रॉन्स, और 180 लीटर पर डे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट्स, 180 लीटर पर डे फिल्टर होकर आ रहा है बोमन कैप्सूल में, बट जो यूरिन अल्टीमेटली फॉर्म होगा वो केवल 1.5 to 1.8 लीटर है, यानी केवल 0.1% यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बाकी कहाँ जा रहा है वो पढ़ेंगे हम सेकेंड स्टेप। यू प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन्स टू द plasma, to the filtrate which is not getting converted into urine. So the second step is selective reabsorption. Now सिलेक्टिव मतलब कुछ चीजें ही रीएब्जॉर्ब होंगी, नंबर 1, इसीलिए सिलेक्टिव, सारी की सारी नहीं हो रही है। और हमने इसे सिर्फ एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं कहा, हमने इसे रीएब्जॉर्प्शन क्यों कहा। पहले तो हम समझे कहाँ रीएब्जॉर्ब हो रही है। व्हाट इज हैपनिंग, सपोज ये वही अगेन ये PCT, देन लूप ऑफ हेनले, इसकी असेंडिंग लिम्ब, देन DCT एंड अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट लाइक दिस। ये पार्ट कॉर्टेक्स में है, ये मड्यूला में है, ये आफ्रेंट आर्टीरियोल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये इफ्रेंट आर्टीरियोल है। अब ये फिल्टरेट होकर यहाँ आ गया, इधर 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट होकर आ गया है, सारे नेफ्रॉन्स में टोटल हम बात कर रहे हैं।
अब इसमें से जो यूजफुल चीज़ें, क्योंकि ये तो छेद थे छोटे छोटे, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर होना है तो साथ में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये भी सब फिल्टर हो गए हैं, बट हम इन्हें यूरिन में एक्सक्रीट आउट करना नहीं चाहते। प्लस हम नहीं चाहते 180 लीटर इतना सारा वाटर एक्सक्रीट आउट, अदरवाइज हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वी कैन जस्ट डाई। तो हम क्या चाहते हैं कि जितनी भी यूजफुल चीज़ें हैं वो वापस ब्लड में पहुंच जाएं और यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाएं, केवल जो वेस्ट मटेरियल है वही यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो। क्या होगा कि जो यूजफुल चीज़ें वो रीएब्जॉर्ब होंगी इनटू द ब्लड। कौन सा ब्लड? यहाँ क्या ब्लड आ रहा है? ये जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क था, दिस, इसमें रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा लाइक दिस। सो रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ useful substances back into, या we can say from filtrate into blood। और ये कौन सा ब्लड है? वही जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क के अंदर भरा हुआ है, ताकि फाइनली वो वेन्स तक पहुंच सके। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू ब्लड। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज नाउ, यानी कि ये फिल्ट्रेट से यहाँ ब्लड में जा रहा है इस तरह से। अब स्टूडेंट्स रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक एब्जॉर्प्शन तो ऑलरेडी इन न्यूट्रिएंट्स का, इन यूजफुल सब्सटेंसेस का हो चुका है इंटेस्टीन में। जब ये डाइजेस्ट हुए थे तब हमने ब्लड में इन्हें एब्जॉर्ब कराया था। यहाँ ये दोबारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी कि ये रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसीलिए इसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं। सो नाउ रीएब्जॉर्प्शन जो है, लेट अस राइट दैट कितना % रीएब्जॉर्प्शन होगा? जो फिल्ट्रेट है एवरीडे का वो कितना है? 180 लीटर। यूरिन है 1.8 लीटर एवरेज, यानी 99.8 और 99.9% filtrate is reabsorbed into the blood। हम बार बार into blood नहीं लिख रहे हैं, हम ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं। कहाँ जा रहा है? ब्लड में ही जा रहा है। सो कितना फिल्ट्रेशन हो गया? 99.9% इज रीएब्जॉर्ब। कई बुक्स में 99 लिखा होता है, कई में 99.8 लिखा होता है। अब ये फिल्ट्रेशन अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग पार्ट से होगा। सबसे पहले पीसीटी से स्टार्ट होगा। पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर्स हियर। क्यों? इनके पास में हमने पढ़ा था ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। सो मैक्सिमम अबाउट 80 to 85% रीएब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली पीसीटी में ही हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब रीएब्जॉर्प्शन दो तरह से हो सकता है, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव मतलब एनर्जी यूज होगी एटीपी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड पैसिव यानी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमें ये पढ़ना है किस पार्ट से क्या मटेरियल रीएब्जॉर्ब हो रहा है और किस प्रोसेस से हो रहा है। पीसीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से 100% ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये सोडियम के साथ अटैच होके होते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ा था हमने, सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट SGLT हमने पढ़ा था। यानी कि ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से 100% ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स विल बी रीएब्जॉर्ब्ड। यानी जो यूरिन है, क्या उसमें ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नॉर्मली डिजीज है तो अलग बात है, क्योंकि वो पूरे के पूरे वापस ब्लड में जा रहे हैं। नेक्स्ट 70 to 75% सोडियम पोटेशियम। कैसे होंगे ये? सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये बेसिकली एनर्जी को डायरेक्ट यूज करता है, दैट मीन्स बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
और हम जानते हैं कि जब भी सोडियम एब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ में क्लोराइड भी एब्जॉर्ब होता है, और क्लोराइड जो है वो पैसिवली डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से रीएब्जॉर्ब होगा. सो 70 to 75% क्लोराइड आयंस, and this is by passive diffusion. Along with the sodium it goes out. इसी तरह से पैसिवली 70 to 75% बाइकार्बोनेट आयंस भी रीअब्जॉर्ब होंगे, एंड ऑलमोस्ट 80% वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब्ड. और वाटर जो है वो भी पैसिवली जाता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और उस प्रोसेस को हम पढ़ चुके हैं, कहते हैं ऑस्मोसिस. So by osmosis, osmosis is also passive, no energy is required, itna percent. So these all things will be reabsorbed by PCT. PCT has brush border, simple cuboidal epithelium, and the cells have lot of mitochondria, क्योंकि यहाँ बहुत सारा active transport हो रहा है जिसके लिए ATP चाहिए जो mitochondria में synthesize होती है. So these all things will be reabsorbed. This is a direct question. You note this down, then we'll talk about other parts of nephrons. Now, let's talk about the loop of Henle, the next part where this filtrate will come. So, the loop of Henle. लूप ऑफ हेनले जो है स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था. इसका एक डिसेंडिंग लिम्ब है, एक असेंडिंग लिम्ब है. सो डिसेंडिंग लिम्ब जो है इट इज़ परमिएबल ओनली टू वाटर, हमने पढ़ा है, यानी यहाँ से क्या होगा, वाटर विल बी रीएब्जॉर्ब्ड. एंड असेंडिंग लिम्ब जो है वो NaCl के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट एक्चुअली स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये पहले मेड्यूला के अंदर फिल हो जाता है और फिर ब्लड में जाता है. सो इसका मिनिमल रोल है रीएब्जॉर्प्शन में. अनदर क्वेश्चन, मिनिमल रोल in reabsorption, maximum PCT and minimum loop of Henle. बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर आपको याद हो जो दो टाइप के नेफ्रॉन्स हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेड्यूलरी, मेन डिफरेंस ही लूप ऑफ हेनले की लेंथ का था. यही यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करवाएगा. कैसे वो हम बाद में पढ़ेंगे. सो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड दिस विल बी अ पैसिव प्रोसेस ऑस्मोसिस से. और जो असेंडिंग लिम्ब है इसके दो पार्ट्स हैं, हम जानते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय ऑस्मोसिस. असेंडिंग लिम्ब में नीचे वाला थिन पार्ट है, सो थिन सेगमेंट, और ऊपर वाला थोड़ा सा वाइड है, दैट इज द थिक सेगमेंट. दोनों ही NaCl के लिए परमिएबल हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस. यहाँ से भी NaCl जाएगा, यहाँ से भी NaCl जाएगा, बट थिन सेगमेंट से जो NaCl जाता है वो पैसिवली डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, जबकि थिक सेगमेंट से पंप के थ्रू यानी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है. तो साथ में पोटाशियम भी एब्जॉर्ब होता है. सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा और क्लोराइड साथ में पैसिवली चला जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो एक्टिव. यहाँ ध्यान रखिएगा, क्लोराइड तो पैसिवली जा रहा है बट वो सोडियम के साथ जा रहा है और सोडियम एक्टिवली जा रहा है. तो हम बेसिकली ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे. बाकी मेन रोल लूप ऑफ हेनले का क्या है वो हम अलग से पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी यूरिन कॉन्सेंट्रेट होती है. नाउ ये फिल्ट्रेट गया DCT में, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में. DCT से स्टूडेंट्स मेनली सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा प्लस वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा. सोडियम जब भी रीएब्जॉर्ब होगा तो क्लोराइड तो रीएब्जॉर्ब होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है. यानी PCT में तो 80% वाटर, 70 to 75% सोडियम, क्लोराइड रीएब्जॉर्ब होंगे ही होंगे हर हाल में, लेकिन ये बॉडी की नीड पे डिपेंडेंट है. अगर सपोज हमने बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर लिया है, हम चाहते हैं कि अब हमारी यूरिन में वाटर ज़्यादा रिमूव हो ताकि वो नॉर्मल लेवल में आ जाए बॉडी के अंदर, तो DCT से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा ताकि वाटर यूरिन में ज़्यादा पास आउट हो सके. अगर किसी कारण से बॉडी में फ्लूइड कम हो गया है, सपोज करिए कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, किसी भी वॉमिटिंग्स हो गई, लूज मोशंस हो गए और बॉडी में फ्लूइड कम हो गया, अब हम चाहते हैं कि जो यूरिन में नॉर्मली जितना वाटर जाता है उससे कम वाटर जाए
ताकि वो वाटर बॉडी में रिटेन हो जाए, तो DCT से उस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। यानी कि DCT से जो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो कंडीशनल है, वो हार्मोन के अंडर रेगुलेटेड है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, और सोडियम जाएगा तो इसके साथ में ऑटोमेटिकली क्लोराइड जाता ही है। सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशनल। कैसे, किस तरह से होता है, प्लस यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स आयंस भी रीएब्जॉर्ब होते हैं, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस, बट हम बेसिकली जिसकी बात कर रहे हैं वो वाटर एंड सोडियम की बात कर रहे हैं। कैसे होगा? ए, वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है स्टूडेंट्स, वो एक हार्मोन से कंट्रोल्ड होता है जिसे कहते हैं ADH हार्मोन। सो वाटर रीएब्जॉर्प्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ ADH। दिस इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट मी राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हार्मोन है स्टूडेंट्स, ये हाइपोथैलेमस ब्रेन में वहाँ बनता है और वहाँ से आकर पोर्टल वेन के थ्रू पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है और फिर पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से ये रिलीज होता है। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, दिस इज फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनता नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाता है हाइपोथैलेमस से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूं, रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करता है? ये DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। So what does it do? It increase reabsorption of water from DCT and collecting duct। यानी कि जब भी हमें बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा चाहिए, फ्लूइड कम हो गया है, फ्लूइड ज़्यादा चाहिए, तो इसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा और इसका सिक्रीशन जब बढ़ेगा, ये ज़्यादा रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये जाकर DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा और वहाँ से जो फिल्ट्रेट गुजर रहा है उसमें से वाटर को रीएब्जॉर्ब करा लेगा। यानी यूरिन में वाटर कम होगा, यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी और बॉडी में आराम से फ्लूइड जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ऑपोजिट होगा अगर ऑपोजिट कंडीशन है। सो डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन ज़्यादा लिक्विड होना, और ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, यानी इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट मेक्स द यूरिन मोर कॉन्सेंट्रेटेड। नाउ द सेकेंड हार्मोन इज जो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है, एंड दैट इज एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। हम इनके बारे में डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है स्टूडेंट्स? ये प्रोड्यूस होता है एड्रीनल ग्लैंड से, जो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है उसमें जो एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट है। सो दिस इज सिक्रीटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड, इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन रिलीज होगा, एल्डोस्टेरॉन, इट्स एन हार्मोन। ये DCT से क्या करेगा? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो पोटेशियम का एक्सचेंज होगा, यानी ब्लड में सोडियम आएंगे, उसके साथ क्लोराइड्स भी आएंगे और पोटेशियम फिल्ट्रेट में ऐड ऑन होंगे। सो व्हाट डज इट डू? इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस in exchange with potassium ions. Very very important. यानी कि जब भी बॉडी में, वही अगेन बीपी कम हो गया, फ्लूइड कम है, हम चाहते हैं ज़्यादा लिक्विड आए, तो एक तो ADH बढ़ जाएगा ताकि वाटर खूब सारा रीएब्जॉर्ब हो जाए, प्लस एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा,
एड्रीनल कॉर्टेक्स से किडनी के अंदर जाएगा, किडनी में जाकर डीसीटी पे काम करेगा और डीसीटी से सोडियम आयंस को रीएब्जॉर्ब कर लेगा, उसके साथ क्लोराइड भी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे ताकि ब्लड का प्रेशर और वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो जाए। ऑपोजिट होगा अदर कंडीशन में। सो फ्रॉम डीसीटी, ये रीएब्जॉर्प्शन सिर्फ डीसीटी पे बढ़ा रहा है, ये डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट दोनों पे काम कर रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस तरह से डीसीटी से कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। देन you note this down, then we'll talk. So this is about the reabsorption from DCT under the control of two hormones, ADH and aldosterone. Now let's talk about collecting duct. Collecting duct से अभी हमने देखा, एक तो ADH के अंडर कंट्रोल बहुत सारा वाटर रीएब्जॉर्ब होता है और उसके अलावा भी वाटर यहाँ से रीएब्जॉर्ब होता है। सो बेसिकली वाटर रीएब्जॉर्प्शन एंड कुछ अमाउंट में यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो सकता है। सो वाटर एंड यूरिया इन लिटिल अमाउंट, क्योंकि यूरिया को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसे तो हम फेंकना चाहते हैं बॉडी से बाहर, एक्सक्रीट आउट करना मेन एम ही यही है। बट थोड़ा सा यूरिया रिटेन होता है। क्यों रिटेन होता है वो जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको याद करना पड़ेगा। सो वाटर एंड यूरिया रीएब्जॉर्प्शन। ऑलराइट, बट ये यूरिया ब्लड में नहीं जाता है, ये कहाँ रहेगा, क्या रोल है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये मेन क्वेश्चन है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो फिल्टर हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जितना जितना ज़रूरी था वो ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो गया। Now we come to the third step and that is the tubular secretion. इसका क्या मतलब है, ये रीएब्जॉर्प्शन का ठीक ऑपोजिट स्टेप है। रीएब्जॉर्प्शन में मटेरियल्स टिब्यूल से, रीनल टिब्यूल चाहे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, यहाँ से ब्लड में जा रही थी। इसमें कुछ मटेरियल जो छूट गया है ब्लड में, या तो वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच था, वो फिल्टर ही नहीं हुआ है, अब हम चाहते हैं कि वो फिल्ट्रेट में आ जाए क्योंकि हम उसे यूरिन में एक्सक्रीट करना चाहते हैं। तो इस स्टेप में जो ब्लड है वही पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो हैं वहाँ से उन सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र होगा इनटू द टिब्यूलर सेल्स, वही क्यूबॉइडल कॉलमनार सेल्स जो हैं, और वो सेल्स इसको फिर उस फिल्ट्रेट में थ्रो कर देंगे ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके। इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। सो टिब्यूलर सिक्रीशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड, कौन सा ब्लड है, वही पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, इनटू टिब्यूलर सेल्स, सेल्स ही एब्जॉर्ब करेंगे, इनटू टिब्यूलर सेल्स एंड देन दे विल बी सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट एंड देन इनटू फिल्ट्रेट दे विल बी एडेड। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मेन कंफ्यूजन ये होता है, यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे टिब्यूल के डीसीटी पीसीटी के जो सेल्स हैं वो कोई मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो उस ब्लड में से खींच रहे हैं उस मटेरियल को, वो ब्लड से मटेरियल आ रहा है और ये केवल उसको फिल्ट्रेट में डाल रहे हैं, ये अलग से कुछ सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। सो फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू फिल्ट्रेट, ठीक उल्टा, ठीक ऑपोजिट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। नाउ क्या क्या चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी स्टूडेंट्स, मेन इसमें पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी में होता है, सॉरी सिक्रीशन एंड कलेक्टिंग डक्ट में होता है। लूप ऑफ हेनले में कोई सिक्रीशन नहीं होता है। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में H+ आयंस, K+ आयंस एंड अमोनियम आयंस ये ब्लड से फिल्ट्रेट में ऐड किए जाते हैं, यहाँ पर भी सेम है। नाउ पीसीटी में ये तीनों तो होंगे ही, H+, K+, या तो अमोनियम आयंस ऐड होंगे या अमोनिया के फॉर्म में भी ऐड हो सकता है, थोड़ी बहुत अमोनिया ब्लड की, क्योंकि अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड आउट। प्लस जो क्रिएटिनिन है, हिप्यूरिक एसिड है, जो थोड़ा बहुत ब्लड में रह गया है,
वो भी फिल्ट्रेट में दोबारा ऐड ऑन कर दिया जाएगा। फिल्टर तो होता ही है कुछ पार्ट, लेकिन बचा हुआ पार्ट जो है वो वापस ऐड ऑन होता है। सो क्रिएटिनिन, ताकि पूरा का पूरा ये एक्सक्रीट आउट हो जाए, बॉडी में नहीं रहे, ये हार्मफुल सब्सटेंस है। हेप्यूरिक एसिड, और अगर सपोज कोई ड्रग्स, कोई मेडिसिन ली हैं जैसे पेनिसिलिन वगैरह, उन्हें भी जब बॉडी से बाहर थ्रो करना है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन से अटैच रहती है, तो ये फिल्टर नहीं हो पाती है। तो फिर इन्हें कैसे बाहर निकालें बॉडी के? फिल्टर तो हो नहीं पा रही हैं, तो जो इफ्रेंट आर्टीरियोल से ब्लड होता हुआ ये कैपिलरी नेटवर्क में पहुंचता है, वहाँ से इनको फिर खींच लिया जाता है और फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। सो ये वाले जो सब्सटेंसेज हैं, ये तीनों पर्टिकुलरली पीसीटी से सिक्रीट होंगे और बाकी ये कॉमन है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो H+ आयन का सिक्रीशन हो रहा है, और H+ आयन्स जो हैं ये एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दैट मीन्स अगर बॉडी में, ब्लड में एसिडिटी बढ़ रही है तो ये टिब्यूलर सिक्रीशन इनका बढ़ जाएगा, ताकि ये जो H+ आयन्स हैं ये बॉडी में बढ़ रहे हैं, यानी ब्लड में बढ़ रहे हैं किसी भी कारण से, एसिडोसिस हो गया, CO2 ज़्यादा बन रही है, CO2 ज़्यादा बनेगी तो CO2 H2O के साथ मिलेगी, H2CO3 बनाएगी, H2CO3 ब्रेक होगी, H+ आयन्स बनेंगे, ये H+ आयन्स ब्लड में बढ़ेंगे, ब्लड में बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, यानी ब्लड का pH डिस्टर्ब होगा, इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। हम इन एक्स्ट्रा H+ आयन्स को बॉडी से बाहर थ्रो करना चाहते हैं, तो ये H+ आयन ब्लड में से इस फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिए जाएंगे ताकि ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। इसी तरह से मान लीजिए ऑपोजिट कंडीशन है, बॉडी में अल्कनिटी बढ़ रही है, अल्कलॉसिस हो गया किसी भी कंडीशन के कारण, ब्लड का pH अल्कलाइन हो रहा है, ज़्यादा अल्कलाइन हो रहा है 7.4 से ज़्यादा, तो इन H+ आयन्स का सिक्रीशन कम कर दिया जाएगा ताकि ये बाहर ज़्यादा एक्सक्रीट ना हो, बॉडी में प्रेजेंट हो, ताकि ये उस बढ़ते हुए pH को नॉर्मलाइज कर सके। दैट मीन्स ये तीनों ही पार्ट्स जो हैं ये बॉडी के आयोनिक बैलेंस एंड pH बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यू नोट दिस डाउन एंड देन वील राइट अबाउट दिस। सो स्टूडेंट्स, दैट मीन्स PCT, DCT एंड डेफिनेटली कलेक्टिंग डक्ट, बट कलेक्टिंग डक्ट को हम नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते हैं, इसीलिए मेनली PCT, DCT की बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि pH को कौन मेंटेन करता है? PCT, DCT। सो PCT एंड DCT, इनका क्या रोल हो गया है? मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड pH बैलेंस ऑफ बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने कहा था कि किडनी जो है वो एक्सक्रीशन भी करती है और किडनी हमारे बॉडी के pH को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होती है। सो दिस इज देयर रोल। नाउ इफ यू कम टू लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से कोई भी सिक्रीशन नहीं हो रहा है, यानी कोई भी H आयन्स एड ऑन नहीं हो रहे हैं, pH के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। सबसे ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ से, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो PCT से होता है, बट ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि लूप ऑफ हेनले का फिल्ट्रेशन में तो कोई रोल है नहीं, हम जानते ही हैं, रीएब्जॉर्प्शन में भी मिनिमल रोल है, हम जानते हैं, आयोनिक pH बैलेंस बनाने में भी कोई रोल नहीं है। फिर इसका रोल किस में है? इसका रोल है इन वी कैन से इन रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी डिटेल्स हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। बट इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों का तो रीएब्जॉर्प्शन एंड pH बैलेंस में रोल है और इसका यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में रोल है। नाउ स्टूडेंट्स, यू राइट दिस डाउन एंड देन वील जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम जिसमें हम क्या क्या सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं और क्या क्या सब्सटेंसेस किस किस पार्ट में सिक्रीट हो रहे हैं, वो सब हम एक डायग्राम में सब कुछ एक साथ बना लें। प्लीज नोट दिस डाउन। So students, now let's just summarize the whole reabsorption and ultrafiltration and secretion into a single diagram. हम एक सिंगल डायग्राम बना रहे हैं, मैं एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को एनलार्ज कर कर बना रही हूँ। सो Bowman's capsule, now
दिस इज PCT, मैं इसे एनलार्ज कर रही हूँ, दिस इज नॉट अ वेरी करेक्ट डायग्राम। दिस इज लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब का थिक सेगमेंट, देन DCT, एंड देन फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। ऑलराइट, कॉर्टेक्स पार्ट होगा और ऊपर मड्यूला होगा। हम डिटेल्स नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे आफ्रेंट आर्टीरियोल होगा, इफ्रेंट आर्टीरियोल होगा, वी आर नॉट ड्राइंग द डिटेल्स। नाउ PCT में क्या क्या चीज़ रीएब्जॉर्ब होगी? रीएब्जॉर्ब यानी ये ब्लड में जा रही है तो मैं एरो ऊपर की तरफ बना रही हूँ। 100% आप सिर्फ इस डायग्राम को देख लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, प्लस अमीनो एसिड्स। देन 70 to 75% सोडियम, लेट अस राइट डाउन, इस तरह से बना लेते हैं हम, सोडियम, देन पोटाशियम, देन क्लोराइड, देन बाइकार्बोनेट्स, ये सब रीएब्जॉर्ब हो रहा है 70 to 75%, प्लस वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है 80%, ऑलमोस्ट 80%। ये सब PCT पार्ट से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। PCT में सिक्रीट क्या क्या हो रहा है? सिक्रीट हो रहा है यानी ब्लड से अंदर जा रहा है, तो हमने एरो अंदर बना दिया लाइक दिस। क्या क्या हो रहा है? K+, H+, अमोनियम एंड क्रिएटिनिन, हेप्यूरिक एसिड एंड देन ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, ये सब कुछ इनटू द PCT यानी सिक्रीशन हो रहा है। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर आ रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिक्रीट कुछ भी नहीं हो रहा है। असेंडिंग लिम्ब में यहाँ से NaCl निकल रहा है, पैसिवली रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ से NaCl तो हो ही रहा है, प्लस पोटेशियम आयंस भी रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। देन DCT से रीएब्जॉर्ब हो रहा है वाटर, और ये ADH के अंडर हो रहा है, अंडर कंट्रोल ऑफ ADH। इसके अलावा सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है, दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। प्लस सोडियम हो रहा है तो साथ में यहाँ से क्लोराइड आयंस भी हो रहे हैं और प्लस बाइकार्बोनेट्स भी हो रहे हैं, ये सब रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। अंदर इसके क्या क्या चीज़ आ रही है ब्लड से? 1 2 3, वही H+, K+ एंड अमोनियम आयंस। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट के अपर पार्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये भी अंडर ADH होता है, और लोअर पार्ट से भी खूब सारा वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, प्लस थोड़ा सा इसमें यूरिया भी रीएब्जॉर्ब होता है, लिटिल अमाउंट। यहाँ पर भी अंदर क्या क्या एंटर कर रहा है? वही सेम H+, K+ एंड अमोनियम आयंस, ये तीनों। सो दिस इज अ कंप्लीट थिंग जिसमें हमने रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द टिब्यूल इनटू द ब्लड, एरो बाहर की तरफ, एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट, दैट इज एरो इज इनसाइड। इस तरह से हमने सभी पार्ट्स का देखा। तो हमने देखा किस तरह से जो 1200 ml ब्लड हार्ट से किडनी में आया, जिसमें से 650 ml प्लाज्मा था, उसका 125 ml पर मिनट फिल्टर हुआ, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो गई, कुछ चीज़ें उसमें सिक्रीट हुई, एड ऑन हुई, और फाइनली जब ये फिल्ट्रेट जो इस तरह से जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये फाइनली जब कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है स्टूडेंट्स, तब हम उसे यूरिन कहते हैं। सो यहाँ तक वो फिल्ट्रेट कहलाता है, कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद, लोअर पार्ट में आने के बाद इट बिकम्स यूरिन। सो वी कैन जस्ट राइट डाउन दैट यूरिन कब कहेंगे इसे? इट इज द फिल्ट्रेट इन लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, देन इट इज कॉल्ड यूरिन। तब तक हम इसे फिल्ट्रेट कहते हैं।
कई बुक्स में लोअर पार्ट नहीं दिया होता, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट आता है, तो भी हमारा सेम आंसर होगा। यानी कि बोमन कैप्सूल में, पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, डीसीटी में ये फिल्ट्रेट कहलाता है। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद फाइनली इसे हम यूरिन कहते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से यूरिन फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या है, क्या इसके नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्या एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और कैसे यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। हाउ डू वी पास कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। दिस ऑल वील टॉक इन द नेक्स्ट क्लास। वहाँ पर हम लूप ऑफ हेनले, जिसको इस क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।